हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट के फ्यू लेक्चर से हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। सबसे पहले हमने बेंजीन की मैन्युफैक्चरिंग देखी, उसके इम्पोर्टेंस देखे। उसके बाद उसके डेरिवेटिव, बेंजीन की डेरिवेटिव्स के बारे में स्टार्ट की स्टडी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फ़िनॉल के बारे में स्टडी की कि फ़िनॉल की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। तो उसी सीरीज़ में आज हम लोग बेंजीन के नए डेरिवेटिव एथाइल बेंजीन के बारे में पढ़ेंगे। तो एथाइल बेंजीन बेसिकली क्या होता है। एथाइल बेंजीन जो है कलरलेस लिक्विड और फ्लेमेबल, हाई ज्वलन फ्लेमेबल होता है, ज्वलनशील होता है लिक्विड। और इसकी जो स्मेल होती है, ऑर्डर होती है कि ये कि एरोमेटिक कंपाउंड जैसे जैसे बेसिकली बेंजीन की तरह, लाइक गैसोलीन जो है उसकी तरह इसकी आपकी ऑर्डर होती है या स्मेल होती है। अब ये फाउंड कहाँ किया जाता है, तो बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ में नेचुरली अगर बात की जाए तो ये कोल तार में पाया जाता है या फिर पेट्रोलियम में भी पाया जाता है। जब पेट्रोलियम का हम लोग डिस्टिलेशन करते हैं, पेट्रोलियम फ्रैक्शंस का, क्रूड ऑयल का, तो वहाँ से भी स्मॉल क्वांटिटीज़ में हम लोग को एथाइल बेंजीन मिलता है। तो बेसिकली इसके यूजेस क्या हैं ये देखना चाहेंगे हम लोग। तो जितना भी एथाइल बेंजीन प्रोड्यूस होता है उसका ऑलमोस्ट 99% जो है एथाइल बेंजीन वो यूज़ हो जाता है स्टायरीन के मैन्युफैक्चरिंग में। तो इसलिए इसके और कोई ख़ास यूज़ नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट 98 to 99% एथाइल बेंजीन यूज़ किया जा रहा है स्टायरीन के मैन्युफैक्चरिंग में। और जो थोड़ा बहुत बचता है 1%, 1.5%, वो उसको एज ए सॉल्वेंट हम लोग इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। तो बेसिकली अगर स्टायरीन के बनाने में इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो स्टायरीन का क्या यूज़ है, स्टायरीन किस लिए यूज़ किया जाता है। तो स्टायरीन जो है ना, फर्दर उसको कोपॉलीमराइजेशन या पॉलीमराइजेशन से बहुत सारे कंपाउंड्स उसके बनाते हैं। पॉलीस्टायरीन है, ABS है, वो जो रबड़ बनाने में काम आता है, और उसके प्लास्टिक्स बनाने में यूज़ होता है ये। तो बेसिकली स्टायरीन का यूज़ जो फर्दर फाइनल प्रोडक्ट होता है, एंड प्रोडक्ट होता है हमारा, वो पैकेजिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स जो आर्टिकल्स हैं उसके बनाने में, कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, कंज्यूमर के लिए यूज़ होता है। तो ये जो मेजर यूजेस हैं, लेकिन वो बेसिकली स्टायरीन के यूजेस हैं, स्टायरीन मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है ये। अगर डिमांड की बात की जाए तो जो 2019 का जो डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से जो बेंजीन की, एथाइल बेंजीन की डिमांड थी वर्ल्ड वाइड 32.1 मिलियन मीट्रिक टन थे। जस्ट एक रफ आइडिया के लिए कि कितनी डिमांड है, जस्ट वी डोंट हैव टू रिमेंबर दिस फिगर, कि डिमांड जो थी वो 32.1 मिलियन मीट्रिक टन थी। तो बेसिकली ये क्या होता है, लिक्विड होता है, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट देखिए 136 डिग्री सेल्सियस के पास होता है। तो 136 डिग्री सेल्सियस पे तो कोई भी सब्सटेंस होगा उसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो तो नॉर्मली लिक्विड में ही होगा। तो इसलिए ये लिक्विड में होता है, लेकिन बहुत ज्वलनशील होता है, मतलब कैचेस फायर वेरी इजीली। स्मेल इसकी गैसोलीन की तरह होती है नेचुरली, थोड़ा बहुत कोल तार में और जो क्रूड ऑयल होता है उसमें पाया जाता है। और इसका जो यूज़ है बेसिकली वो सारा का सारा जो एथाइल बेंजीन प्रोड्यूस किया जाता है वो यूज़ हो जाता है स्टायरीन की मैन्युफैक्चरिंग में। तो इसका प्रोडक्शन नहीं, किसको हम लोग एथाइल बेंजीन को प्रोड्यूस कहाँ से करते हैं, तो एथाइल बेंजीन जो बेसिकली प्रोड्यूस किया जाता है वो अल्काइलेशन रिएक्शन से किया जाता है। अल्काइलेशन किसका करते हैं, बेंजीन का करते हैं। तो बेंजीन के अल्काइलेशन से प्रोड्यूस किया जाता है। जो मेजर क्वांटिटीज़ है, मोर देन 95% जो एथाइल बेंजीन हम लोग को ऑब्टेंड होगी, हम लोग को मिलेगी, वो बेंजीन के अल्काइलेशन से मिलती है। और जो स्मॉलर क्वांटिटीज़ हैं, जो थोड़ा बहुत 2-4% है, वो जो क्रूड ऑयल की बात हम लोग कर रहे थे कि क्रूड ऑयल जो मिलता है उसका हम लोग डिस्टिलेशन करते हैं तो वेरियस फ्रैक्शंस मिलते हैं वहाँ पे। तो जो C8 फ्रैक्शंस मिलेंगे रिफाइनरी से, वहाँ वेरियस बॉइलिंग रेंजेस के हिसाब से स्ट्रीम, प्रोडक्ट की स्ट्रीम वहाँ से डिस्टिलेशन कॉलम से हम लोग रिकवर करते हैं। तो उसमें जो C8 की स्ट्रीम होगी, जिसमें मतलब 8 कार्बन चेन की
जो भी स्ट्रीम होगी 8 कार्बन जिस वाले कंपाउंड की स्ट्रीम होगी उसमें जो है ना स्मॉलर क्वांटिटीज़ में इथाइल बेंजीन होती है, फिर वहाँ से हम लोग को एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है। तो क्योंकि इथाइल बेंजीन की सेपरेट इंडिविजुअल डिमांड नहीं है, क्योंकि ये जितना भी मैन्युफैक्चर किया जाता है वो सीधे सीधे चला जाता है स्टायरीन की मैन्युफैक्चरिंग में। तो जो प्लांट्स कमीशन किए जाते हैं या प्लांट्स जो है लगाए जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो इथाइल बेंजीन और स्टायरीन के प्लांट साथ में लगाए जाते हैं, क्योंकि जितना भी इथाइल बेंजीन प्रोड्यूस होगा वो यूटिलाइज हो जाएगा स्टायरीन के मैन्युफैक्चरिंग में। एक बात और भी है, क्योंकि ये अल्काइलेशन रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसका मतलब हीट निकलती है प्रोसेस से। और जो डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होगी फर्दर रिएक्शन, भाई ये बेसिकली क्या है, ये इथाइल बेंजीन का फार्मूला CH2CH3 है, इसमें से 2 हाइड्रोजन हम लोग निकाल देते हैं कि इस वाले कार्बन से इस वाले कार्बन से, तो हम लोग को स्टायरीन मिल जाता है। स्टायरीन का बेसिकली फार्मूला जो अगर बात करें तो CH डबल बॉन्ड CH2, ये स्टायरीन हो गया। तो जो यहाँ से क्योंकि हाइड्रोजन निकाल रहे हैं तो स्टेबल कंपाउंड से हाइड्रोजन निकालना एंडोथर्मिक है, हम लोग को हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो जो ये रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरी वाली जो डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है जिससे हम लोग स्टायरीन बना रहे हैं, और पहली रिएक्शन है जिससे हम लोग एथाइल बेंजीन बना रहे हैं बेंजीन से, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब हीट वहाँ प्रोड्यूस हो रही है। तो जब तक किसी भी प्रोसेस में मतलब जितना ज़्यादा हीट इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब हीट इंटीग्रेशन का मतलब अगर कोई हॉट स्ट्रीम निकल रही है किसी भी प्रोसेस यूनिट से, तो उसकी जो हीट है उसको हम लोग रिकवर नहीं करेंगे, रिकवर करके फर्दर यूटिलाइज नहीं करेंगे, तो फिर वो प्रोसेस बहुत ज़्यादा फीजिबल नहीं होगा। तो इसलिए जब इंटीग्रेट करते हैं दोनों प्रोसेस को कंबाइन करते हैं, तो क्योंकि एक प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो वहाँ हीट की रिक्वायरमेंट है, और पहला वाला प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो वहाँ हीट की एक्सेस है, हीट जनरेट हो रही है रिएक्शन सिस्टम में, तो दोनों को यूज़ कर लेते हैं। अगर जहाँ पे हमें को हॉट करना है, हीट करना है, टेम्परेचर रेज करना है, तो वहाँ पे जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की स्ट्रीम है उससे हीट एक्सचेंज कर लेते हैं। तो बेसिकली जब इकोनॉमी हमें हीट की तभी ऑब्टेन्ड हो पाएगी जब हम लोग इसको दोनों यूनिट को एक साथ इंस्टॉल करेंगे। इस दोनों यूनिट मतलब इथाइल बेंजीन और स्टायरीन। तो स्टायरीन जो मिलता है तो इसको स्टायरीन मोनोमर भी कहते हैं। तो स्टायरीन बोले स्टायरीन मोनोमर बोले एक ही बात है, तभी हम लोगों को ये फिजिबल हो पाएगा। तो अगर केमिकल रिएक्शन देखेंगे आप लोग तो केमिकल रिएक्शन ईजी है भाई। इथाइल बेंजीन बनाना है, जो अपीयर होती है, जो लिखने में केमिकल रिएक्शन की बात करें, ये बेंजीन है, आप उस पर किसकी रिएक्शन करा देंगे, एथिलीन की, CH2 डबल बॉन्ड CH2, आपको एथाइल बेंजीन मिल जाएगा। यहाँ पे CH2, फिर ये हाइड्रोजन जो है यहाँ के इसका हाइड्रोजन इसके साथ आ जाता है, अटैच हो जाता है, तो CH3, तो ये आपका एथाइल बेंजीन मिल गया। तो सब ये अल्काइलेशन रिएक्शन है और ये बेसिकली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। अब इसमें क्योंकि यूज़ क्या क्या कर रहे हैं, अपना रॉ मटेरियल क्या है, रॉ मटेरियल की बात करेंगे तो रॉ मटेरियल में बेंजीन हम लोग यूज़ कर रहे हैं और एथिलीन यूज़ कर रहे हैं। तो बेंजीन जो यूज़ करते हैं वो स्लाइटली एक्सेस में हम लोग यूज़ करते हैं इस प्रोसेस में। उसका रीज़न ये है कि जब एक्सेस में हम लोग यूज़ करते हैं तो साइड रिएक्शंस को वो प्रिवेंट कर देती है। साइड रिएक्शंस को प्रिवेंट करने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा एथिलीन होगा आपके, उतना ज़्यादा साइड रिएक्शंस होंगे, क्योंकि ये बेंजीन से पहले रिएक्ट करता है, रिएक्ट करके अल्काइल बेंजीन बना देता है, बेसिकली एथाइल बेंजीन बना देता है जो हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है। लेकिन ये रिएक्शन यहीं पे रुकती नहीं है, अगर एथिलीन प्रेजेंट है ज़्यादा तो फर्दर ये इससे रिएक्ट कर जाता है। एथिलीन इससे रिएक्ट करके, सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, एथिलीन इससे रिएक्ट करके ये एथाइल बेंजीन है, डाई एथाइल बेंजीन बना देता है। वहाँ पे भी नहीं रुकती है रिएक्शन, फिर फर्दर रिएक्शन होकर डाई एथाइल बेंजीन से ट्राई एथाइल बेंजीन बना देता है, फिर टेट्रा एथाइल बेंजीन बना देता है। तो इस तरह अगर इसकी रेशियो ज़्यादा है तो जो अगर अवेलेबल हो गई ये, मतलब रिएक्शन सिस्टम में इसकी क्वांटिटी ज़्यादा अवेलेबल है
तो आपकी रिएक्शंस फर्दर होती जाएंगी और मतलब फर्दर आपका डाईएथाइल बेंजीन, ट्राईएथाइल बेंजीन, टेट्राएथाइल बेंजीन, तो इसको मतलब कई कंपाउंड हैं, इनको साथ करके हम लोग बोल देते हैं पॉलीएथाइल बेंजीन या पॉलीएल्काइल बेंजीन। पॉलीएथाइल बेंजीन, जैसे डाईएथाइल बेंजीन, ट्राईएथाइल बेंजीन, टेट्राएथाइल बेंजीन को पॉलीएल्काइल बेंजीन, पॉलीएथाइल बेंजीन बोल दीजिए, PEB, या पॉलीएल्काइल बेंजीन भी इन जनरल बोल देते हैं क्योंकि अल्काइल ग्रुप है, ये ऐड हो रहा है इस पर, तो पॉलीएल्काइल बेंजीन, PAB बोल दीजिए। तो पॉलीएल्काइल बेंजीन फॉर्म कर देते हैं। फिर इनका सेपरेशन जो है ना, हम लोग को डिस्टिलेशन मतलब वो जो सेपरेट करना पड़ता है उसकी कॉस्ट अलग इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसलिए इस बेंजीन की क्वांटिटी हम लोग ज़्यादा रखते हैं इस प्रोसेस में, और ज़्यादा रखते हैं और इसकी क्वांटिटी कम रखते हैं स्टाइकोमेट्रिक रेशियो की बात की जाए। तो इक्विलिब्रियम कन्वर्जन जो है इसका कंप्लीट हो जाता है, बहुत ज़्यादा इसकी क्वांटिटी नहीं रखते, तो ऑलमोस्ट जो जितना ज़्यादा हम जितनी भी ले रहे हैं एथाइल एथिलीन, वो इक्विलिब्रियम कन्वर्जन इसका कंप्लीट हो जाता है। एक सैलिएंट फीचर इसकी बेसिकली देख लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर हैं जितना जो हमें ध्यान रखना है। तो जो कैटलिस्ट इस प्रोसेस में यूज़ करते हैं, हम लोग जानते हैं कि अल्काइलेशन प्रोसेस जो होता है एसिड कैटलिस्ट या एसिड मीडियम में होता है, तो H2SO4 यूज़ करेंगे या कोई और एसिड यूज़ करेंगे अगर, लेकिन कैटलिस्ट अगर यूज़ करें तो अल्मोनियम क्लोराइड जो है ना ग्रेनुअल फॉर्म में होता है, तो उसको यूज़ करते हैं। ये एसिडिक कैटलिस्ट है आपका। रिएक्शन टेम्परेचर कैसी हैं, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो बहुत लोअर टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है, 95 डिग्री सेल्सियस पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रिएक्शन होती है। तो इसमें हम लोग यूज़ करते हैं एथिलीन क्लोराइड C2H5Cl। वो क्यों करते हैं एथाइल क्लोराइड, तो वो एक्चुअली क्या होता है कि जैसे यहाँ पे अल्मोनियम ये AlCl3 है, और हम लोग जानते हैं कि जो एरोमेटिक रिएक्शंस जो ज़्यादा होती हैं वो कैसे होती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती हैं। तो यहाँ पे जो फ्री रेडिकल जनरेट करता है ये क्लोरीन जनरेट करेगा, वो फर्दर यूज़ किए जाएंगे कैटलिस्ट के द्वारा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे C2H5Cl एथाइल क्लोराइड जो है हम लोग यूज़ करते हैं। और रिएक्शन जो है ना एक्सोथर्मिक है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो ये सैलिएंट फीचर्स कुछ थे कि जो कैटलिस्ट है वो क्या है, रिएक्शन की कंडीशंस क्या हैं। तो कैटलिस्ट अल्मोनियम क्लोराइड अपना है, ग्रेनुअल्स फॉर्म में यूज़ करते हैं, बेसिकली सॉलिड होगा ग्रेनुअल्स फॉर्म में है। तो ऑपरेटिंग कंडीशंस है 95 डिग्री सेल्सियस। तो अब हम लोग प्रोसेस डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं कि इंडस्ट्री में जो है फ्लो शीट की हेल्प से हम लोग समझते हैं कि कैसे मैन्युफैक्चर की जाती है एथाइल बेंजीन। बेंजीन और एथिलीन मेजर रॉ मटेरियल हैं इस प्रोसेस के लिए। तो बेंजीन जो हमें ऑब्टेन होता है, चाहे टॉलुइन से ऑब्टेन कर रहे हों या दूसरे प्रोसेस से ऑब्टेन कर रहे हों, उसमें पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा, वाटर हो सकता है। तो जो वेट बेंजीन उसको हम लोग बोलते हैं, जो बेंजीन है वेट बेंजीन को बेसिकली हम लोग एल्काइलेशन रिएक्शन कराने से पहले उसको हम लोग ड्राई करना चाहते हैं। उसको बेंजीन को ड्राई क्यों करना चाहते हैं जो वेट बेंजीन है, और ड्राई कैसे करेंगे। ड्राई करने का सेंस है कि उसमें वाटर होगा, तो वाटर नॉर्मली सेपरेट नहीं होता, तो उसको हम लोग डिस्टिलेशन के थ्रू जो है सेपरेट करते हैं, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंसेस सफिशिएंट है। जैसे एथिलीन आपका बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, वाटर का है 100 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको एक एजियोट्रॉपिक ड्रायर में ले जाते हैं, बेसिकली डिस्टिलेशन कॉलम टाइप का ही यूनिट है ये। तो एजियोट्रॉपिक ड्रायर में ले जाएंगे। एजियोट्रॉपिक ड्रायर में क्या होगा कि वहाँ पे हम लोग हीट करेंगे तो कुछ बेंजीन की वेपर्स जो हैं वाटर के साथ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स फॉर्म कर लेंगी, और बाकी जो बेंजीन है लिक्विड फॉर्म में वो बॉटम से हम लोग को ऑब्टेन कर लेंगे, बॉटम से ड्राई बेंजीन को ऑब्टेन कर लेंगे। तो और करते क्यों हैं, इसलिए इसकी हम लोग अगर ड्राइंग ना करें तो क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली अगर ड्राइंग नहीं करेंगे तो साइड रिएक्शंस भी हो सकती हैं, चांसेस बनते हैं। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि कैटलिस्ट जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं अल्मोनियम क्लोराइड ग्रेनुअल्स फॉर्म में, उसकी ये एक्टिविटी को लॉस कर देता है। इसलिए मेजर रीज़न हम लोग का है कि हम लोग इसको एजियोट्रॉपिक ड्राइंग करते हैं। तो यहाँ से जो टॉप प्रोडक्ट मिलेगा उसमें क्या होगा, वाटर होगा, और इसकी वाटर की वेपर्स होंगी, वाटर होगा,
और ये जो हमारी बेंजीन थी वो वेपर फॉर्म में होगी, तो उसके लिए बेंजीन को हमें वाटर से सेपरेट करना पड़ेगा। सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ इसको पहले कंडेंस करेंगे तो लिक्विड फॉर्म में हो जाएंगी, और वहाँ से जो हम लोग वाटर को रिकवर कर लेंगे, और जो बेंजीन होगी आपको उसको फिर से इज़ोटोपिक कॉलम में डाल देंगे, तो ये साइकिल चलती रहेगी। यहाँ से बेंजीन कुछ सेपरेट होगी, कुछ वेपर फॉर्म में रहेगी, कुछ तो यहाँ इस कॉलम में इज़ोटोपिक कॉलम में बार बार डालते रहेंगे हम लोग, तो ड्राई बेंजीन हम लोग को बॉटम से मिलती रहेगी। और जो फिर यहाँ से अगर ये वेट बेंजीन मिल रही है, कुछ वेट बेंजीन, तो उसको हम लोग इस पर टॉप से रिसाइकिल कर लेते हैं और फिर वेट बेंजीन में मिला लेते हैं। तो यहाँ से हमें लोग को ड्राई बेंजीन मिल गई, जो रॉ मटेरियल है। बेसिकली बेंजीन रॉ मटेरियल है, लेकिन ड्राई बेंजीन हम लोग यूज़ करते हैं, वो रीज़न हमने देख लिया कि कैटलिस्ट की एक्टिविटी ना लॉस हो, इसलिए। अब ड्राई बेंजीन और उसके बाद फिर अपना रॉ मटेरियल कौन सा है, एथिलीन है, क्योंकि एल्काइलेशन रिएक्शन होनी है। तो एथिलीन और एथिलीन क्लोराइड, एथाइल क्लोराइड C2H3Cl एथाइल क्लोराइड और AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड जो है, ये आपका कैटलिस्ट है, ये इस प्रोसेस का कैटलिस्ट है। तो चारों चीज़ों को कंबाइन करके हम लोग इसको एल्काइलेशन रिएक्शन करानी है, तो एल्काइलेटर में डालेंगे, एल्काइलेशन रिएक्टर में डालेंगे। तो क्या क्या डाल रहे हैं, ड्राई बेंजीन जो हम लोग को इज़ोटोपिक कॉलम से ऑब्टेन हुई है, AlCl3 जो कैटलिस्ट है इस प्रोसेस का, ग्रेनुअल्स के फॉर्म में होता है ये, और क्या एथिलीन जो मेजर रॉ मटेरियल है, और एथिलीन क्लोराइड, एथाइल क्लोराइड बोल दीजिए। तो एथाइल क्लोराइड क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट तो अपना एथिलीन है, तो बेसिकली जो अल्मोनियम क्लोराइड है वो कैटलिस्ट है, उसके लिए जो है अल्मोनियम, उसके लिए क्लोरीन और हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। एक्चुअली जो प्रोसेस होगा ना वो फॉर्म, वहाँ पे जो है फ्री रेडिकल्स फॉर्म होने हैं, तो फ्री रेडिकल्स ये हाइड्रोजन और क्लोरीन प्रोवाइड करता रहता है, इसलिए हम लोग एथाइल क्लोराइड भी ऐड करते हैं। और उसको फिर हम लोग एल्काइलेटर रिएक्टर में ले जाएंगे, जहाँ पे रिएक्शंस होंगी। ये जो एल्काइलेटर रिएक्टर अपना है वो 90 डिग्री सेल्सियस के आसपास ऑपरेट होता है और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। अब यहाँ पे एल्काइलेशन रिएक्शन होगी, एल्काइलेशन रिएक्शन होगी तो हम लोग का क्या बनेगा, एथाइल बेंजीन बनेगा जो मेजर प्रोडक्ट है। और फिर साइड रिएक्शंस भी होती हैं, तो पॉली एल्काइल बेंजीन बन जाता है। पॉली एल्काइल बेंजीन मतलब पॉली एल्काइल बेंजीन, उसमें बेंजीन मतलब बेंजीन रिंग रहेगी, उसमें कई सारे एल्काइल ग्रुप ऐड हो जाएंगे, क्योंकि हम एथिलीन से रिएक्शन करा रहे हैं, तो एथिलीन कंबाइन होकर फिर 4 कार्बन की रिंग बना के उस पर कब ऐड हो गई, या फिर उसका और कार्बन की रिंग्स होके ऐड हो जाती हैं, और कार्बन की चेन बन के उस पर बेंजीन रिंग पे ऐड हो जाती हैं, तो पॉली एल्काइल बेंजीन बनेगा। तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट अपना यहाँ पे एल्काइलेशन रिएक्शन हो रही थी, बेंजीन के ऊपर वो अपना एल्काइल ग्रुप ऐड होगा, तो एथाइल बेंजीन बनेगी। उसके बाद फिर एल्काइल बेंजीन बनेगी, कुछ रिएक्टेंट रहेंगे, एल्युमिनियम क्लोराइड, क्योंकि कैटलिस्ट है ग्रेनुअल्स फॉर्म में, तो उसकी एक्टिविटी कुछ प्रोसेस में कम होगी। तो बेसिकली क्या है, ये रिएक्शन हमने पढ़ा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन से, ये बेसिकली ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक होती है तो फिर हम लोग को टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ेगा। टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए ये कई हमने प्रोसेस पढ़े थे, उसमें से एक है कि जैकेट हम लोग इसमें लगा देते हैं, जो रिएक्टर है, रिएक्टर के जैकेटेड रिएक्टर यूज़ करते हैं, उसमें कोल्ड वाटर जो है हम लोग सप्लाई करते हैं, एक तरफ से सप्लाई करेंगे, दूसरी तरफ से निकाल लेंगे। तो इस तरह हम लोग टेम्परेचर कंट्रोल कर लेते हैं। बेसिकली जो रिएक्शंस हुई उसके बाद 2 प्रोडक्ट्स हम लोग के यहाँ जो फॉर्म हुए, जो एक अनकंडेंसेट गैसेस होंगी, जो कंडेंस नहीं हुई होंगी, और दूसरे लिक्विड्स होंगे। तो कंडेंस गैसेस जो होंगी उनको हम लोग वेंट कर लेते हैं, बेसिकली उसको इंटीग्रेटेड हीट एक्सचेंजर में ले जाते हैं, जिससे उसकी हीट रिमूव कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा है। उसके बाद जो लिक्विड होंगी यहाँ से एल्काइलेटर से, तो एल्काइलेटर से बेसिकली जो लिक्विड्स होंगे उनको हम लोग सबसे पहले ले जाएंगे, कूल करेंगे उनको 40 डिग्री सेल्सियस तक। तो वाटर कहाँ पे, कूलर में। तो कूलर में 40 डिग्री सेल्सियस तक कूल करते हैं। तो बेसिकली यहाँ से 2 स्ट्रीम हम लोग को मिलती हैं, वो इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना है। एक जो होगा एल्काइल क्लोराइड, अल्मोनियम क्लोराइड AlCl3 होगा, थोड़ा बहुत पॉली
अल्काइल बेंजीन होगी, पॉली अल्काइल बेंजीन के साथ साथ हो सकता है बेंजीन और इथाइल बेंजीन भी स्लाइट अमाउंट में हो। और जो दूसरी मेजर स्ट्रीम मिलेगी ये जो वो उसमें होगा एथाइल बेंजीन आपका और बेंजीन जो आपका मेन प्रोडक्ट है। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे ये अल्मोनियम क्लोराइड वाली स्ट्रीम जो है उसको हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं। तो अल्मोनियम क्लोराइड अपना कैटलिस्ट है, तो कैटलिस्ट को तो हमें रिकवर करना पड़ेगा, अगर इसमें रीजनरेट करना पड़ेगा अगर उसकी एक्टिविटी कुछ कम हुई है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसमें एक डी अल्काइलेशन यूनिट में ले गए जहाँ पे ये पॉली अल्काइल बेंजीन जो फॉर्म हुई हैं वो 200 डिग्री सेल्सियस पे इसको ऑपरेट करते हैं डी अल्काइलेशन यूनिट को। तो जहाँ वहाँ पे पॉली बेंजीन फॉर्म होती है वो क्रैकिंग हो जाती है बेसिकली, तो वो कन्वर्ट हो जाती है बेंजीन में और सम क्वांटिटी जो है इथाइल बेंजीन की मिलेगी। तो उसको हम लोग रिसाइकिल कर लेंगे बेंजीन और इथाइल बेंजीन को, और कूलर से पहले जो है ना वाली स्ट्रीम में जो आपकी ये लिक्विड स्ट्रीम आ रही थी इसमें मिक्स कर लेते हैं। अब ये सवाल हो सकता है कि कूलर में हम लोग क्योंकि इथाइल बेंजीन और बेंजीन है तो हम लोग अल्काइलेटर में डाल सकते हैं, अल्काइलेटर में क्यों नहीं डाल रहे हैं हम लोग, कूलर में क्यों डाल रहे हैं। तो मेन इशू ये है कूलर में डालने का मेन रीज़न ये कि अल्काइलेशन देखा था हमने, जो अल्काइलेटर रिएक्टर है वहाँ पे जो फीड आ रही है बहुत प्योर फीड है, जो ड्राई बेंजीन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, एथिलीन यूज़ कर रहे हैं प्योर फॉर्म में। तो इसलिए इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं, तो इसलिए डायरेक्टली उसको हम लोग अल्काइलेटर में नहीं डालते, अदरवाइज़ वो साइड रिएक्शंस ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा और डिज़ायर्ड प्रोडक्ट कम फॉर्म करेगा। इसलिए हम लोग इसको अल्काइलेटर में नहीं ले जाएंगे, कूलर से पहले वाली स्ट्रीम में मिक्स कर देते हैं। अब यहाँ से हम लोग को क्या मिला था, AlCl3 मिला था, पॉली अल्काइल बेंजीन मिला था। फिर पॉली अल्काइल बेंजीन जो अल्मोनियम क्लोराइड था वो अगर हम लोग सारा इसमें इस रिएक्टर में रीजनरेटर में ले जाएंगे तो यहाँ पे क्वांटिटीज़ कम होती जाएंगी अल्मोनियम क्लोराइड की। तो इसलिए कुछ क्वांटिटीज़ जो है हम लोग को अल्मोनियम क्लोराइड वाली स्ट्रीम की रिसाइकिल करके अल्काइलेटर रिएक्टर में डालना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ से स्लाइट अमाउंट में जो यहाँ से अल्मोनियम क्लोराइड वाली स्ट्रीम है, ये देखिए, इसको हम लोग क्या करते हैं रिसाइकिल कर लेते हैं, रिएक्टर में ले जाते हैं, जिससे क्या होता है कि उसका लेवल जो रिक्वायरमेंट है अल्मोनियम क्लोराइड कैटलिस्ट की रिएक्टर में वो बनी रहती है। और बाकी जो अल्मोनियम क्लोराइड होगी उसको हम लोग क्या करेंगे सेपरेट कर लेंगे। तो बेसिकली ये हाई टेम्परेचर डी अल्काइलेटर रिएक्टर था, यहाँ पे 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास डी अल्काइलेशन होती है। तो बेंजीन और एल्थाइल बेंजीन को हम लोगों ने रिमूव कर लिया था, और यहाँ से एक हम लोग को जो बॉटम प्रोडक्ट मिलता है, टॉप प्रोडक्ट तो बेंजीन प्लस एथाइल बेंजीन मिला, और जो बॉटम प्रोडक्ट होता है जो इसमें अल्मोनियम क्लोराइड होता है और पॉली अल्काइल बेंजीन थोड़ा बहुत होता है, या उसको हैवियर कंपाउंड कहिए, रेसिड्यू कहिए। रेसिड्यू जो होता है उसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, मतलब यहाँ से बॉटम से निकाल लेते हैं। उसके बाद जो अल्मोनियम क्लोराइड है यहाँ पे, क्योंकि अल्मोनियम क्लोराइड कैटलिस्ट है और वो प्रोसेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो उसको हमें रिकवर करना पड़ेगा। तो रिकवर उसको कर लेते हैं वाटर के एक्सट्रैक्शन से। तो क्योंकि अल्मोनियम क्लोराइड जो है सॉल्युबल है वाटर में, तो इसलिए वाटर से एक्सट्रैक्ट करके अल्मोनियम क्लोराइड को हम लोग यहाँ से रिकवर कर लेते हैं। उसके बाद रिकवर जब अल्मोनियम क्लोराइड कर लिया है, कैटलिस्ट है, तो उसके बाद हम लोग रिएक्टर में डाल देंगे। यहाँ स्ट्रीम नहीं दिखाई गई है, रिकवरी एक अलग प्रोसेस है। रिकवर करके फिर अल्मोनियम क्लोराइड को हम लोग यहाँ पे ला के जो रिएक्टर है उसमें डाल देंगे, तो फिर वो एज ए कैटलिस्ट काम करने लगेगा। अब हम लोग जो दूसरी मेजर स्ट्रीम थी कूलर से, एक स्ट्रीम तो थी जिसमें अल्मोनियम क्लोराइड था, पॉली अल्काइल बेंजीन था, और ये थोड़ा बहुत बेंजीन प्लस एथाइल बेंजीन था। तो ये जो दूसरी मेन स्ट्रीम थी एथाइल बेंजीन और बेंजीन की, और क्योंकि यहाँ पे ये सेपरेशन कर रहे हैं यहाँ कूलिंग करके, तो थोड़ा ये मतलब 100% सेपरेशन नहीं होता है, इक्विलिब्रियम सेपरेशन बेसिकली ये होते हैं। तो कुछ जो लेयर्स में है, कुछ लेयर्स में जो बेंजीन, जो एथाइल बेंजीन प्लस बेंजीन वाली लेयर है उसमें थोड़ा बहुत पॉली अल्काइल बेंजीन भी होगा। इसी तरह जैसे ये प्रोसेस था पॉली अल्काइल बेंजीन वाले में, नीचे वाली स्ट्रीम थी उसमें थोड़ा बहुत एथाइल बेंजीन और बेंजीन होता था। तो अब क्या करेंगे, जो यहाँ से हम लोग को बेंजीन और एथाइल बेंजीन जो मिल रही है उसको हम लोग ले जाएंगे, पहले 50 जो है NaOH कास्टिक जो है इसमें डाल देते हैं। कास्टिक किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं,
बेसिकली जो एसिडिक इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं तो उनको, और जो एसिडिक इम्प्योरिटीज़ और स्लाइट अमाउंट में इम्प्योरिटीज़ होंगी तो उनको हटाने के लिए प्रोसेस से, क्योंकि बेंजीन, एथाइल बेंजीन हमें प्योरेस्ट फॉर्म में चाहिए, तो इसलिए 50% NaOH जो है ना कॉस्टिक मिलाते हैं इसमें। इसके बाद फिर सेटलिंग टैंक में ले जाते हैं जहाँ पे कॉस्टिक वेस्ट जो होता है, जो वहाँ पे एसिड के साथ रिएक्शन हो के वेस्ट बना होगा या कहिए कि सॉल्ट टाइप का कोई कंपाउंड बना होगा, तो उसको वहाँ से रिमूव कर लेते हैं सेटलिंग टैंक से। अब सेटलिंग टैंक से हमने यहाँ पे रिमूव कर लिया, तो अब हम लोग की जो ये स्ट्रीम बची, इसमें बेसिकली मेजर कंपाउंड क्या होना चाहिए, एथाइल बेंजीन होना चाहिए और बेंजीन होना चाहिए। थोड़ा बहुत हो सकता है कि पॉलीएल्काइल बेंजीन भी होगा, क्योंकि पॉलीएल्काइल बेंजीन यहाँ पे हम लोगों ने फिर यहाँ पे सेपरेट किया था सेटलिंग की वजह से, कूलिंग से, तो क्वांटिटीज़ हो सकती हैं। तो बेंजीन, एथाइल बेंजीन और आपका पॉलीएल्काइल बेंजीन, ये एक मेजर कंपाउंड होंगे। तो हम लोग को पॉलीएल्काइल बेंजीन यहाँ से सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि तभी हम लोग प्यूरिफाई कर पाएंगे एथाइल बेंजीन को। तो स्ट्रिपर यूनिट में ले जाते हैं। तो स्ट्रिपर यूनिट में बेसिकली क्या होगा, वो एथाइल बेंजीन प्लस बेंजीन जो हमारा मेजर, मतलब बेंजीन तो फीड है और एथाइल बेंजीन जो मेजर प्रोजेक्ट है, उसको टॉप से मतलब कंडेंस करके हम लोग उसको रिकवर कर लेंगे। कुछ रिसाइकिल भी इसमें मतलब रिफ्लक्स भी करते रहते हैं इस डिस्टिलेशन कॉलम में, स्ट्रिपर में। तो बेसिकली यहाँ से क्या हो रहा है, अपना जो पॉलीएल्काइल बेंजीन था वो बॉटम से हम लोग निकाल लेंगे, और जो बेंजीन प्लस एथाइल बेंजीन का मिक्सचर है, जो मेजर अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है और रिएक्टेंट है, तो उसको टॉप से हम लोग यहाँ से टॉप से कंडेंस करके फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे। लेकिन जो अब इसके पॉलीएल्काइल बेंजीन के बारे में देख लेते हैं। जो पॉलीएल्काइल बेंजीन है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको सेपरेट यहाँ से करने के बाद फिर हम लोग पॉलीएल्काइल बेंजीन स्टील में ले जाते हैं। स्टील बेसिकली क्या होता है, हीटिंग वहाँ पे करते हैं। तो हीटिंग करते हैं तो वहाँ से जो थोड़ा बहुत एथाइल बेंजीन, यहाँ से भी सेपरेशन, इक्विलिब्रियम सेपरेशन बेसिकली हो रहा है। स्ट्रिपिंग में भी तो कंप्लीट रिमूवल नहीं होगा, तो थोड़ा बहुत एथाइल बेंजीन प्लस बेंजीन होगी। तो वो जो यहाँ से एथाइल बेंजीन प्लस बेंजीन इस यूनिट से रिकवर होगी, उसको हम लोग रिसाइकिल कर लेंगे और रिसाइकिल करके अपने एल्काइलेटर में ले जाके ऐड कर देंगे। क्योंकि यहाँ से जो बेंजीन एथाइल बेंजीन आ रही थी, ये डीएल्काइलेटर से, उसको भी ले जाके हम लोगों ने यहाँ पे कूलिंग वाले इसमें यूनिट में जो कूलिंग वाली स्ट्रीम आ रही थी उसमें ऐड कर दिया था। यहाँ से जो एथाइल बेंजीन प्लस बेंजीन मिल रहा है उसको हम लोग कहाँ पे ले जाएंगे, एल्काइलेटर यूनिट में ले जाके मिक्स कर देते हैं, जहाँ पे फर्दर एल्काइलेशन रिएक्शन होती है। जो ये पॉलीएल्काइल बेंजीन है, पॉलीएल्काइल स्टील है, मतलब पॉलीएल्काइल बेंजीन स्टील है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वैक्यूम में ऑपरेट करते हैं। वैक्यूम में क्यों ऑपरेट करते हैं, क्योंकि इसमें ढेर सारे कंपाउंड्स होते हैं। पॉलीएल्काइल मतलब कई कंपाउंड्स होंगे इसमें, तो वहाँ पे जो डिफरेंसेस हैं बॉइलिंग पॉइंट के, वो थोड़ा सा मतलब, क्योंकि सिमिलर टाइप के कंपाउंड्स होते हैं तो क्लोज हो जाते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट या रिलेटिव वोलेटिलिटी को इन्हांस करने के लिए उनको हम लोग क्या करते हैं, अंडर वैक्यूम ऑपरेट करते हैं, तो उनकी रिलेटिव वोलेटिलिटी इन्हांस हो जाती है। तो वहाँ से सेपरेशन रिलेटिवली ईजी हो जाता है। तो यहाँ से बेंजीन और एथाइल बेंजीन की जो स्ट्रीम मिली थी उसको इंटीग्रेटेड हीट एक्सचेंजर में ले गए थे, वहाँ से हीट एक्सचेंज की थी। हीट एक्सचेंज कैसे हुई थी, बेसिकली ये यहाँ से हॉट गैसेस जा रही थी, यहाँ से ये कूल गैसेस हैं। क्योंकि 90 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन होनी है तो थोड़ा बहुत हीट इसको ज़रूरत है। यहाँ से हमने कंडेंस कर लिया था तो कूल्ड हो गई थी। तो यहाँ से हम लोगों ने हीट एक्सचेंजर में पहले ले जाते हैं, वहाँ पर हीट एक्सचेंज होती है। उसके बाद इसको फिर हम लोग एल्काइलेटर में डाल देते हैं। अब यहाँ से देखिए, जो पॉलीएल्काइल बेंजीन से हम लोगों ने तो बेसिकली ऑलमोस्ट सारी एथाइल बेंजीन और बेंजीन निकाल ली है। उसके बाद जो आपका पॉलीएल्काइल बेंजीन यहाँ पे थोड़ा बहुत बचा, उसको हम लोग कहाँ ले जाते थे, डीएल्काइलेटर में ले जाते हैं। वहाँ से भी डीएल्काइलेशन होगी, तो जो यहाँ तो बेसिकली सेपरेशन हो रहा है, यहाँ पे रिएक्शन हो रही है। तो रिएक्शन में थोड़ा बहुत जो यहाँ से हो सकता है बेंजीन हम लोग को मिले, एथाइल बेंजीन मिले, तो उसको फिर से रिकवर कर लेंगे। तो पॉलीएल्काइल बेंजीन या पॉलीएल्काइल स्टील से जो बॉटम प्रोडक्ट है उसको हम लोग यहाँ पे ले जाते हैं डीएल्काइलेशन यूनिट में। अब हम लोग यहाँ टॉप प्रोडक्ट की बात कर रहे थे। ये यहाँ से हम लोग को क्या मिला था, एथाइल बेंजीन मिला था, और बेंजीन जो अपना मेजर प्रोडक्ट था उसको हम लोग कहाँ, एथाइल बेंजीन और बेंजीन को सेपरेट करना है तो डिस्टिलेशन यूनिट में ले जाएंगे।
तो डिस्टिलेशन यूनिट में बेसिकली क्या होगा, बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस है, इथाइल बेंजीन का 136 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पे बेंजीन जो है ना इजीली रिमूव हो जाएगी। लेकिन ये वेट बेंजीन होगी तो वेट बेंजीन को हम लोग डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उसको मतलब एजियोट्रॉपिक ड्रायर में ले जाना पड़ेगा। तो हम लोग रिसाइकिल करके यहाँ से एजियोट्रॉपिक ड्रायर में ले जाएंगे। और जो बॉटम प्रोडक्ट्स यहाँ से मिलता है वो क्या होगा, एथाइल बेंजीन अपना होगा। तो एथाइल बेंजीन जो है हम लोग अब एथाइल बेंजीन प्यूरिफिकेशन कॉलम में ले जाएंगे बेसिकली। तो एथाइल बेंजीन कॉलम में ले गए हम लोग इसको। अब एथाइल बेंजीन जो कॉलम है वहाँ पे एथाइल बेंजीन हम लोग सेपरेट कर लेंगे, और जो हैवियर कंपाउंड्स होंगे उनको जो है हम लोग रिसाइकिल कर लेंगे। तो एथाइल बेंजीन यहाँ से टॉप प्रोडक्ट मिल जाएगा हम लोग को, और जो यहाँ से प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम लोग कॉस्टिक से ट्रीट करना पड़ता है, क्योंकि अब भी चांसेस हैं कि थोड़ा बहुत इम्प्योरिटीज़ हों, वहाँ पे एसिडिक इम्प्योरिटीज़ बची रह जाती हैं। तो जो क्रूड एथाइल बेंजीन है इसको प्यूरिफाई हम लोग फ्रैक्शनेटर में करते हैं, और यहाँ से फिर जो टॉप प्रोडक्ट से हम लोग को एथाइल बेंजीन मिलता है उसको हम लोग NaOH से मतलब कॉस्टिक से स्क्रबिंग करके, कॉस्टिक से रिएक्शन करा के जो एसिडिक अपनी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद ड्रायर यूनिट में ले जाते हैं, वहाँ पे ड्राई कर लेते हैं। जब ड्राई कर लेते हैं तो हम लोग को जो ड्राई एथाइल बेंजीन मिल जाती है। जो बेसिकली एथाइल बेंजीन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा कि वो हमारा पर्पज़ है उसको स्टायरीन के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, इसलिए हम लोग इसको ड्राई बेंजीन के फॉर्म में ऑब्टेन करना चाह रहे थे। तो यहाँ से हम लोग को ड्राई एथाइल बेंजीन ऑब्टेन हो जाता है। तो बेसिकली ये प्रोसेस क्या है, एक रिएक्टर है इसमें, मतलब जहाँ रिएक्शन हो रही है मेन एल्काइलेशन रिएक्शन। बाद में ये यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे स्ट्रीम आती है, जैसे यहाँ एल्काइलेशन रिएक्शन हुई, यहाँ पे तो जस्ट ड्राइंग हो रही है बेंजीन की। ड्राई कर लिया हमने बेंजीन को, बाकी जो वेपर फॉर्म में बची यहाँ से हम लोगों ने कुछ रिसाइकिल कर लिया ड्राई बेंजीन, बाकी जो वेट बेंजीन होगी उसको रिसाइकिल कर लेंगे हम लोग, यहाँ से वाटर ऑब्टेन कर लेंगे कूलिंग करके। तो यहाँ तक तो कोई इशू नहीं था। यहाँ जो एल्काइलेशन रिएक्शन होगी तो उसमें भी बेसिकली एथाइल बेंजीन बनेगा आपका, और थोड़ा बहुत हाइवेयर हाइड्रोकार्बन जैसे पॉलीएल्काइल बेंजीन वगैरह बन जाएंगे। और यहाँ से जो कूलिंग स्ट्रीम आती है, यहाँ से देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है सिस्टम। कूलिंग स्ट्रीम में आ रही है जो कूलिंग स्ट्रीम, उसमें क्या है, एथाइल बेंजीन है आपका, पॉलीएल्काइल बेंजीन है, ये एल्युमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट है। तो क्योंकि रीजनरेशन की ज़रूरत है उसको कैटलिस्ट को, तो यहाँ पे जो है कूलिंग करते हैं। कूलिंग करेंगे तो आपको 2 लेयर्स बेसिकली मिल जाएंगी। तो यहाँ पे एक जो ऑर्गेनिक मेन अपनी एथाइल बेंजीन और बेंजीन वाली लेयर है उसको तो हम लोग उसको कॉस्टिक से ट्रीट करके स्ट्रिपर में ले जाते हैं। उसके बाद वहाँ से एथाइल बेंजीन को सेपरेट करते हैं। फिर बेंजीन कॉलम में ले जाएंगे तो बेंजीन निकाल लेंगे वहाँ से। फिर एथाइलिन कॉलम में ले जाएंगे तो वहाँ से एथिलीन रिकवर कर लेंगे। फिर उसको ट्रीट कर लेंगे कॉस्टिक से, फिर उसको ड्राई कर लेंगे। तो यहाँ से तो जो ये स्ट्रीम है इसको बस बेसिकली क्या करना है हमें, सेपरेशन और डिस्टिलेशन ही है, बेसिकली सेपरेशन ही है यूनिट, ये डिस्टिलेशन यूनिट ये है। ये भी यहाँ पे ये कॉलम है, यहाँ प्यूरिफिकेशन कॉलम है। और जो यहाँ से जो बॉटम प्रोडक्ट हम लोग को मिला था, क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने एथाइल बेंजीन प्लस बेंजीन रिकवर किया था स्ट्रिपर से, तो पॉलीएल्काइल बेंजीन जो हैवियर प्रोडक्ट था वो यहाँ से मिला था, तो उसको हम लोग पॉलीएल्काइल स्टिल में ले जाते थे। पॉलीएल्काइल स्टिल में हम लोग को क्या एथाइल बेंजीन और बेंजीन जो थोड़ा बहुत होंगी टॉप प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं, उसको हम लोग रिसाइकिल कर लेते हैं रिएक्टर में। और रिएक्टर में रिसाइकिल करने से पहले उनको हीट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इंटीग्रेटेड हीट एक्सचेंजर है, मतलब यहाँ पे कोल्ड इंटीग्रेटेड का मतलब स्ट्रीम को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। एक स्ट्रीम अगर हॉट स्ट्रीम है तो उसको यूज़ कर रहे हैं हम, नहीं अपनी तरफ से स्टीम नहीं यूज़ कर रहे हैं इस प्रोसेस में। जो यहाँ से ऑलरेडी ऑब्टेन हुई है हॉट वेंट गैसेस, वहाँ से हम लोगों ने इसको हीट एक्सचेंज करके एल्काइलेटर में डाल दिया। अब जो यहाँ पे कोल्ड ये आया था, यहाँ पे अल्युमिनियम क्लोराइड होगा, पॉलीएल्काइल बेंजीन होगा और स्लाइट अमाउंट में एथाइल बेंजीन और बेंजीन होगा, उसको डी एल्काइलेटर रिएक्टर में ले जाते हैं। डी एल्काइलेटर बेसिकली डी एल्काइलेटर है, तो डी एल्काइलेटर में 200 डिग्री सेल्सियस पे ऑपरेट करते हैं। तो वहाँ पे पॉली जो अल्काइल बेंजीन फॉर्म हुई है तो उसकी थोड़ा बहुत क्रैकिंग हो जाती है, तो कन्वर्ट हो जाती है बेंजीन एथाइल बेंजीन में, और यहाँ पे बेंजीन एथाइल बेंजीन था ये, तो वहाँ से सेपरेट कर लेते हैं। बाकी जो अल्युमिनियम क्लोराइड बचा वो कॉम्प्लेक्स बनाता है इनके साथ, हाइड्रोकार्बन के साथ, तो उसको जो है ना रेसिड्यू के फॉर्म में यहाँ से ऑब्टेन कर लेते हैं। क्योंकि अल्युमिनियम क्लोराइड वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है तो हम लोग वाटर की हेल्प से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं अल्युमिनियम क्लोराइड। उसको फिर रिकवर करने के बाद जो नेसेसरी कंडीशंस है उस कंडीशंस पे ला के फिर हम लोग
एल्काइलेटर रिएक्टर में यूज़ कर लेते हैं। इस तरह हम लोग यहाँ से एथाइल बेंजीन यूज़ कर लेते ऑब्टेन कर लेते हैं प्यूरर फॉर्म में, और इसको फर्दर यूज़ करेंगे हम लोग स्टायरीन के मैन्युफैक्चरिंग में।